वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। फिर से आपका हम पढ़ रहे थे आपके एसएसटी का चैप्टर 6 जो कि है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें हमने जो लेजिस्लेचर है, जो व्यवस्थापिका है, उसके बारे में पढ़ा था। संसद का संगठन कैसा है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, उसके बाद में इनकी शक्तियां क्या है, उनका तुलनात्मक अध्ययन, और राज्यसभा को जो स्पेसिफिक शक्तियां प्राप्त है उनके बारे में भी। अब आज व्यवस्थापिका के बाद आज जो हम अंग पढ़ेंगे वो है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। देखिए, व्यवस्थापिका क्या होता है? जो कि विधान का निर्माण करे, यानी कि कानूनों का निर्माण करे, और कार्यपालिका वो होती है जो कि उन कानूनों को लागू करे। ठीक है ना? तो इसलिए उसको एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन या कार्यपालिका कहा जाता है। अब कार्यपालिका में होते कौन है? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो व्यवस्थापिका का भी मुख्य अंग होता है और कार्यपालिका का भी। तो कार्यपालिका का प्रमुख अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ये चारों होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख अंग। लेकिन आपके जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को हटा दिया गया है। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल आपके रिवाइज सिलेबस में शामिल नहीं है। आपको कार्यपालिका के सिर्फ 2 ही अंग पढ़ने हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको चारों लिखने होंगे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है? तो ये जो 2 अंग आपके कोर्स में हैं उनमें सबसे पहले हैं राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक भी होता है, और सबसे जो है जिसको कह सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट, उस पर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में आपको 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं: 52, 53, 54, 52, 53 और 54। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय विधानमंडल में एक राष्ट्रपति होगा। ये कहा गया है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो किसमें बताई गई है? वो अनुच्छेद आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में बताई गई है। फिर अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि वो देश की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ही विल बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। वो भारत की कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 53 या 53 में। और राष्ट्रपति को चुना कैसे जाएगा ये लिखा गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि व्हाट विल बी द प्रोसेस टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। एक लाइन आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? ठीक वैसी ही है जैसी कि ब्रिटिश एम्परर की है, जो ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति है, ठीक वैसी ही राष्ट्रपति की स्थिति है। देखिए, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति, जब आप शक्तियां पढ़ेंगे, जब आप बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारी जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं उन सबको तो राष्ट्रपति यूज करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति इन सबको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम में ले सकता है। तो यानी कि मुख्य कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति के नाम पर ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए इसकी स्थिति जो है वो ब्रिटिश सम्राट जैसी है कि सारे कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम पर। जिस तरह ब्रिटेन में सारे कार्य होते राजा या सम्राट के नाम पर हैं, लेकिन उनको करने का कार्य या तो संसद करती है या प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। और भारत में भी सेम ही व्यवस्था लागू की गई है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। वो जैसा कहते हैं राष्ट्रपति वैसा ही करते हैं, उनकी सलाह पर ही सारे काम करते हैं। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी योग्यता, उसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उम्र के लिए मैंने आपको बताया, लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने के लिए उसकी उम्र जो है 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और वो सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए चाहिए। ऑल द एबिलिटीज to be a member of Lok Sabha. He should carry all the abilities or all the eligibilities to be a member of Lok Sabha. वो सभी उसमें होनी चाहिए।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि उसका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। देखिए निर्वाचन के दो पहलू होते हैं। सबसे पहला तो निर्वाचक मंडल कौन होता है, यानी उसका निर्वाचन करता कौन है, ठीक है ना। ये हमने राज्यसभा के समय भी पढ़ा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, आपको ये लिखना जरूरी है, निर्वाचित शब्द लगाना जरूरी है। जैसा हमने पढ़ा कि राज्यसभा में जो है टोटल 245 सदस्य होते हैं, लेकिन उनमें से 12 तो नामांकित होते हैं, वो निर्वाचित नहीं होते, तो वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इस चुनाव में भाग सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही ले सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शुड बी इलेक्टेड, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही इस निर्वाचन प्रक्रिया में, इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, जो कि राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जो विधानसभाएं होती है, उनके निर्वाचित सदस्य, उनके भी चुने हुए सदस्य ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और ये सब मिलके चुनाव करते हैं हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति का। प्रक्रिया क्या होती है इस चुनाव की? इस चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसको वैसे तो वो जो प्रक्रिया होती है वही होती है जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांजिशनल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी में है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल ट्रांजिशनल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उस समय मैंने आपको कहा था कि मैं जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगी तब आपको ये अच्छे से समझाऊंगी कि ये पद्धति होती क्या है। ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। एक जो है मिनिमम कोटा जो है वो प्राप्त करना जरूरी होता है। अब कोटा निकालते कैसे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। कोटे में एक तो होते हैं दिए गए वैध मतों की संख्या, जितने जो वोट्स दिए गए हैं वो कितने हैं, सबसे पहले वो देखे जाते हैं। उन वोट की संख्या में जो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं, यानी कितने जने खड़े हुए हैं, वो प्लस एक, और फिर उसका जो भी आएगा रिजल्ट उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि कुल वोट जो है 100 पड़े हैं, ठीक है, कुल 100 वोट्स पड़े हैं, और जो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं वो हैं 9, तो अब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, यानी कि टोटल हमारे आया 100 डिवाइडेड बाय 10, तो यानी 10। अब इसमें फिर से एक जोड़ा जाएगा, यानी हमारा न्यूनतम कोटा जो है वो होगा 11। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूनतम कोटा। इस न्यूनतम कोटा को प्राप्त करना जरूरी है। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव के वोटों की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, जब काउंटिंग की जाती है सारे वोट्स की, तब ये देखा जाता है कि जिसने भी ये न्यूनतम कोटा, ये मिनिमम कोटा प्राप्त नहीं किया है उसको हटा दिया जाता है, या उस मिनिमम कोटे में जो सबसे लास्ट में है उसको हटा दिया जाता है। और उसके जो वोट हैं, उसके जो वोट बचे हैं, उन वोटों को बाकी सब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाकी सबको दे दिया जाता है। इसीलिए तो इसको संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है? आगे से आगे जाना। तो वो जो न्यूनतम कोटे में इस प्रक्रिया में जो पीछे से जिसको हटा दिया जाए, उसके वोट्स को बाकी सारे प्रतिनिधियों में बांट दिया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांजिशनल वोट सिस्टम। एक मत को जो है वो बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार इस पद्धति से हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति जो पद होता है उसके लिए 3 अनुच्छेदों में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरे में 53 में ये कहा गया है कि वो हमारे राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। और अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है कि उसके निर्वाचन करने की प्रक्रिया क्या होगी। फिर उसमें योग्यताएं क्या होती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो, और वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य होने के लिए जरूरी है।
निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी विधानमंडल है उनके निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित शब्द, ये इलेक्टेड मेंबर शब्द लिखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हर सदस्य जो है विधानमंडल का हो चाहे संसद का हो, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होगा, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर होगा, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। इसकी भी वही प्रक्रिया है जो राज्यसभा के मेंबर्स की है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांजिशनल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसकी निकालने की प्रक्रिया क्या है? इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा, जो टोटल लीगल वोट्स आएंगे, जो वैध मत आएंगे, उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़कर भाग दे दिया जाएगा और जो भी आएगा रिजल्ट उसमें फिर एक जोड़ दिया जाएगा। ये होता है न्यूनतम कोटा। तो ये तो होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए भी हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो कितने अनुच्छेद हुए? 52, 53, 54 और 61, 52, 53, 54 और 61। 61 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाभियोग या इम्पैचमेंट। महाभियोग या इम्पैचमेंट कहा जाता है उसको। महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है कि जब महाभियोग लगाना होता है तो कम से कम 1/4 सदस्य किसी भी सदन के, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, कम से कम 1/4 सदस्य जो है वो ये लेके आएंगे प्रस्ताव कि हमें राष्ट्रपति को पद से हटाना है। और उसके बाद ये प्रस्ताव लाए जाने के बाद 14 दिन का समय जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये सूचित करने के बाद कि भैया आपके लिए महाभियोग लाया जा रहा है। उसके बाद जब वोटिंग होती है तो कम से कम 2/3 वोट्स जरूरी होते हैं। 2/3 का मतलब होता है कि कम से कम जो है 66% वोट विरोध में मिलने जरूरी होते हैं, तभी वो महाभियोग की प्रक्रिया सफल मानी जाती है। ऐसा होने के बाद फिर उसको अगले सदन में भेजा जाता है, यानी अगर लोकसभा में महाभियोग लाया गया है तो वहां से पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, 14 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद वोटिंग में कम से कम 2/3 वोट प्राप्त होने जरूरी होते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे 2/3 वोट से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है और उसको अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत का लोकतंत्र इतना गरिमापूर्ण है और जो भी अब तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं उन्होंने इस पद की गरिमा को इस तरह से बनाए रखा गया है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की नौबत नहीं आई है। हालांकि संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि आप ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जो जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सौभाग्य से वो इतने गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने अपने पद का गरिमा का पालन किया है कि किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग नहीं लगाया जा सका। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होता है या राष्ट्रपति के पद का सृजन किस तरह से होता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में। देखो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं क्योंकि इस टॉपिक पर जो है एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है सीधा सीधा ही कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। अब अगर घुमा के देना हो तो क्या देगा, या तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद भारत में केवल एक रबर की मोहर है। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज मेयरली एज अ रबर स्टाम्प। इसकी व्याख्या कीजिए कि सिर्फ एक रबर की मोहर मात्र है। तो भी आपको ये कार्य और शक्तियां बतानी होगी। अगर इस तरह से आए कि भारतीय राष्ट्रपति को सारी की सारी शक्तियां प्रदान करके वापस ले ली गई है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो भी आपको यही लिखनी है ना। तो घुमा के किसी भी तरह से दिया जा सकता है। आपको पहले तो ये बताना ही है, उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में इस चीज को कैसे एलोबरेट करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह से अगर राष्ट्रपति के पद के बारे में, उसकी कार्य के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इनका वर्णन तो आपको करना ही है। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जो जनरल पावर्स होती है, सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी संकटकालीन क्राइसिस पावर्स। ठीक है, 2 तरह की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। एक ऐसी शक्ति है जो वो रोजमर्रा में काम में लेता है और ऐसी शक्तियां जो कि मुश्किल की घड़ी आने पर ही काम में ली जा सकती है।
तो सामान्यकालीन शक्तियों में उसकी 4 तरह की शक्तियां होती है। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, और न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। क्या क्या है ये शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ना शुरू किया था तो हमने 3 अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 52, 53 और 54। 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा गया है कि वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, और 54 में कहा गया है कि उसकी चुनाव इस प्रकार से होगा। तो अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। इस लिहाज से कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे काम में ली जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, नाम पे काम में ली जाएगी। काम में वो नहीं लेता है, काम में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल लेते हैं, लेकिन उसके लिए नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का। अब पहला काम होता है नियुक्ति और पदच्युति। नियुक्ति का मतलब होता है कि किसी को किसी जगह अपॉइंट करना। जैसे कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है जिसको हम महालेखा परीक्षक कहते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो इस तरह के हर पदों पर नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति ही करता है। कहने का मतलब उनका जो नियुक्ति पत्र होगा या जो उनको पद से हटाने का जो पत्र होगा, जो भी उनका अपॉइंटमेंट लेटर होगा या फिर उनका जो उनको वहां से इम्पैच करने का जो भी लेटर होगा, उस पर सिग्नेचर हमेशा राष्ट्रपति के ही होंगे। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है या किसी को अपने पद से हटाने का काम होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति और पदच्युति, अपॉइंटमेंट्स एंड इम्पैचमेंट्स। फिर है शासन संचालन। शासन संचालन विधायी कार्यपालिका में कैसे होगा कि जो भी काम प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। यानी कि वो शासन का संचालन किसके नाम पर करेंगे? वो राष्ट्रपति के नाम पर शासन का संचालन करेंगे। इस प्रकार शासन का संचालन करते तो एडमिनिस्ट्रेशन करते तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है वो सारे संचालन को संभालती है, लेकिन वो संचालन होता राष्ट्रपति के नाम पर है। फिर वैदेशिक क्षेत्र में फॉरेन अफेयर्स कैसे? कोई हर राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों में अपने एम्बेसडर या राजदूत भेजता है। भारत भी कई दूसरे राज्यों में जो है अपने राजदूत भेजता है। तो ये जो दूसरे राज्यों में राजदूत भेजे जाते हैं, इनको भेजने की जो लेटर होता है उस पर भी राष्ट्रपति के साइन होते हैं। और जब दूसरे राष्ट्रों से कोई राजदूत, कोई एम्बेसडर हमारे राष्ट्र में आता है तो उसके आने और उसकी नियुक्ति पर भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो इस प्रकार विदेशी क्षेत्र में। इसके अलावा अगर कोई भी संधि, कोई भी युद्ध विराम या कोई भी इस तरह की कोई भी घटना किसी दूसरे राष्ट्र के साथ होती है तो उस पर भी राष्ट्रपति का मुहर, राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी होता है। तो यानी विदेशी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर सैन्य शक्तियां या मिलिट्री पावर्स। हमारी जो तीनों सेनाएं होती है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी नेवी है, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भारत का राष्ट्रपति ही होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर फॉर द आर्मी ऑफ इंडिया। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति जो होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ये है इसकी कार्यपालिका शक्तियां। किसी की नियुक्ति करना या पदच्युति करना, ठीक है, जैसे कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर जो भी महालेखा परीक्षक हैं या फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसके मंत्रिमंडल, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हालांकि उसके संबंध में परंपराएं बनी हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होता है। विदेशों में सारे एम्बेसडर आते जाते राष्ट्रपति के हिसाब से हैं, और कोई भी संधि होती है, कोई भी वार्ता होती है, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर होती है। सारे सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये है इसकी विधायी कार्यपालिका शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब है विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे पहले प्रशासन। विधायी, हम व्यवस्थापिका में जो भी काम होता है उनको विधायी शक्तियां कहते हैं। तो फिर विधायी कार्य यानी कि हमारी संसद के सत्रों को बुलाना, उनको आहूत करना, उनका सत्रावसान करना, कब मीटिंग्स होगी कब नहीं होगी ये डिसाइड करना राष्ट्रपति का काम है। और जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो प्रशासन का सारा काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है। कोई भी कानून तब तक अपूर्ण रहता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते। कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप ही नहीं ले सकता। तो प्रशासन जो है विधायी शक्तियों में पहला काम है। फिर मनोनयन। हमने देखा
कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो नामांकित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है ना, या उनका मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं। तो ये नॉमिनेशन, ये नामांकन, ये जो मनोनयन होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। फिर निषेधाधिकार, इसको पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी सामान्य कानून अगर बनता है और राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है तो वो क्या करता है, वो उस पर सिग्नेचर करने से इनकार भी नहीं करेगा और उसको लंबित कर देगा। लंबित यानी अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसको जो है वेट लिस्ट में डाल देगा। तो ऐसे क्या होगा, वो कानून भी नहीं बनेगा और राष्ट्रपति ने इनकार भी नहीं किया। इसको राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वास्तविक रूप में काम में आने लगती है। फिर अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अध्यादेश क्या होता है, देखो इस शब्द को तोड़ो, अध्यादेश आधे में आदेश है ना। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उसी बीच किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा बहुत जरूरी हो जाए कि कोई कानून जारी करना है, कोई कानून लागू करना है, तो राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर द्वारा, अपने हस्ताक्षर द्वारा जो है उस आदेश को जारी कर देता है और वो आदेश उतनी ही मान्यता रखता है जितना कि कोई कानून। तो ऐसा कानून जो बिना संसद की स्वीकृति के राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दिया गया हो, उसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये जारी करने का काम भी राष्ट्रपति का है। हालांकि इसके संबंध में नियम ये है कि कोई अध्यादेश जारी होने के बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेना जरूरी है। तो यानी 6 हफ्ते तक तो वो लागू रहेगा। अगर उसके बाद भी संसद से स्वीकृति नहीं ली गई तो वो कानून फिर मान्य नहीं होगा। हाँ, अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो फिर वो एक स्थायी कानून या परमानेंट लॉ बन जाता है। तो यानी कि ये है इनकी विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी कि संसद के मीटिंग्स को बुलाना, सत्र को बुलाना, उनको सत्रावसान करना, फिर मनोनयन, नॉमिनेशन या फिर नामांकन करना, निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं, फिर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करना। ये है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार। अब है फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियां। कोई भी मनी बिल, कोई भी धन विधेयक तब तक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसकी अनुमति या उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। यानी कि बाकी के सारे जो है कानून बनने के बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, लेकिन जो धन विधेयक होते हैं, जो मनी बिल्स होते हैं, उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर पहले होते हैं और तभी वो जो है लोकसभा में रखे जा सकते हैं। इस लिहाज से बहुत न्यायिक शक्तियां, बहुत वित्तीय शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को। फाइनेंशियल पावर्स के लिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर बिना कोई भी मनी बिल जो है लोकसभा में पेश नहीं होगा। फिर है न्यायिक शक्तियां या जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि जो भी हमारे देश में न्यायपालिका है उसके जो भी अधिकारी हैं, यानी कि कोई भी जजेस, कोई भी न्यायाधीश, उनके नियुक्ति पत्र पर हमेशा राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर होते हैं। उनके नियुक्ति पत्र पर हमेशा राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तभी उनकी नियुक्ति मान्य मानी जाती है। साथ ही राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के बारे में एक और बात ये कही जा सकती है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त होता है तो वो आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अपील राष्ट्रपति को कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो जो है दया याचिका के आधार पर उसके मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, उसके मृत्युदंड को जो है वो उम्र कैद में बदल सकता है। तो अगर कोई डेथ एग्जीक्यूशन पाया हुआ व्यक्ति है तो वो जो है अगर पिटिशन फाइल करे राष्ट्रपति के सामने, हालांकि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं भी पिटिशन फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है और वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका फाइल करता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्युदंड की सजा को जो है उम्र कैद में बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा न्यायिक अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अब बात करते हैं संकटकालीन अधिकारों की। ये तो है नॉर्मल जो सामान्य जनरल टाइम में जो भी अधिकार राष्ट्रपति को मिले हैं वो। अब है संकटकालीन अधिकार। देखिए बच्चों, इन अधिकारों के आपको अनुच्छेद याद होने बहुत जरूरी है और याद करने का एक तरीका ये है कि पहला अनुच्छेद याद कर लो, उसके बाद 4 जोड़ते जाओ। यानी कि पहला अनुच्छेद 352,
फिर 4 जोड़ो 356, फिर 4 जोड़ो 360। इस तरह से ये 3 अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार देते हैं। संकटकालीन अधिकार क्या है? देखिए, पहला जो है वो 352 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि अगर हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई युद्ध छिड़ जाता है, या देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है कि ऐसा होम अनरेस्ट जिसमें बाकायदा वेपन्स के साथ लड़ाई की जा रही है ना। तो अगर कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, या कोई बाहरी आक्रमण होता है, अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होता है, या होम अनरेस्ट भी हो जाता है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 को आधार लेकर और देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल होता क्या है? आपातकाल में हमारे मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो है संसद अपने हाथ में ले लेती है। किसी भी प्रकार के कानून का जो है अध्यादेश के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। कहीं पर भी जो है कर्फ्यू या इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है, तो उसको कहते हैं आपातकाल। तो ये 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है वो या तो युद्ध हो तो, या बाहरी आक्रमण हो तो, या देश में कहीं सशस्त्र विद्रोह हो तो लागू किया जा सकता है। अब क्या हुआ कि जब संविधान की व्याख्या फिर से की गई तो ये महसूस किया गया कि तब इनका यूज तो कोई भी अपने तरीके से कर सकता है इस अनुच्छेद का। तो एक संविधान संशोधन किया गया जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल 44वां संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर कभी भी जो है आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। ऑन द नेम ऑफ इंटरनल टर्बुलेंस नो इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड ऑन द कंट्री। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि देश में कहीं कोई विरोध कर रहा है, इस तरह तो हर सरकार कभी भी आपातकाल लागू कर देगी। तो ये कहा गया कि सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कही गई कि जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, उसकी कैबिनेट लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे कि भाई आपको आपातकाल की घोषणा करनी है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। ओनली व्हेन द कैबिनेट गिव्स इन रिटन फॉर्म द इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड। ठीक है। तीसरा, इसका जो अप्रूवल है, इसका जो अनुमोदन है वो 1 महीने के अंदर अंदर संसद से करवाना होगा, और वो भी 2/3 बहुमत से। ठीक है ना, 2/3 बहुमत यानी संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पूरे 66% वोट के साथ इसका अनुमोदन 1 महीने के अंदर अंदर ही करवाना होगा। आपातकाल लागू होने के 1 महीने के अंदर अंदर संसद से इसको स्वीकृति दिलानी होगी, और फिर उसके बाद जब तक आपको जारी रखना है, आप हर 6 महीने में इसका अनुमोदन करवाना जरूरी है। यानी कि और 2 साल से ज्यादा आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपातकाल को जो है बाउंड कर दिया गया, इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। पहला कि आंतरिक अशांति के नाम पर ऐसे ही आपातकाल लागू नहीं हो सकता। दूसरा, कैबिनेट को लिखित में देना पड़ेगा कि आपातकाल लागू करना है। और तीसरा, 1 महीने के अंदर अंदर संसद से इसका अनुमोदन 2/3 बहुमत से करवाना आवश्यक है, और हर 6 महीने में फिर से अनुमोदन करवाना है, और 2 साल से ज्यादा आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ये है अनुच्छेद 352 जो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर ही लागू किया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 जो राज्यों में लगाता है। राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ये फेल हो जाए, ये विफल हो जाए, तो राज्यपाल क्या करता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है कि भाई राज्यों में संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा है। संवैधानिक तंत्र का मतलब है जो विधानसभाएं वगैरह है वो विधानसभा और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है? विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस राज्य में ये लागू किया जाएगा बस वहीं पर इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको किसी भी राज्य में 6 माह से ज्यादा लागू नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य में 6 माह के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। और साथ ही अब तक ये 109 बार लगाया जा चुका है। 109 बार भारत में जो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की विधानसभाओं को भंग किया जा चुका है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये है अनुच्छेद 356।
और 360 अनुच्छेद 360 के अगर देश में वित्तीय संकट आए, हमारे देश की मुद्रा जो है वो मान्य नहीं रहे, या इस तरह का कोई भारी वित्तीय संकट आए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए जिससे कि देश की साख पर आंच आ जाए, तब राष्ट्रपति इसको लागू कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन ये आज तक हमारे देश में लागू नहीं किया गया। 352 के तहत आपातकाल एक बार लागू किया गया था 1975 से लेकर 1977 तक 2 साल के लिए, और 356 के तहत 109 बार राज्यों में आपातकाल या जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन वो लागू किया जा चुका है। लेकिन वित्तीय संकट होने पर 360 के तहत आज तक आपातकाल राष्ट्र में लागू नहीं किया गया। तो ये है जनरल पावर्स जो शांति काल के समय राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और ये है संकटकालीन अधिकार जो कि क्राइसिस होने पर, जो कि संकट होने पर ही राष्ट्रपति काम में ले सकता है। अनुच्छेद याद रखने जरूरी है 352, 356 और 360। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको ये पढ़ाने के शुरू करते समय बताया था कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टाम्प होता है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आए घुमा के, तो आप आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले तो आप राष्ट्रपति की शक्तियां बताएंगे कि ये राष्ट्रपति की शक्तियां होती है। उसके बाद में जब आप लास्ट का पॉइंट लिखते हो जिसमें आप निष्कर्ष लिखते हो, उसमें आप ये लिखेंगे कि हालांकि राष्ट्रपति को सारी संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी या संकट काल के संबंधी, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग अपने आप नहीं करता और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। हालांकि कुछ विषयों पर राष्ट्रपति को विवेक का उपयोग करने का अधिकार है, जैसा कि निषेधाधिकार के समय होता है, या फिर अन्य किसी नियुक्ति या पदच्युति के समय जब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सहायता से ही करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति कभी निरंकुश नहीं हो सकता, कभी भी जो है एक ऑटोक्रेट का रूप धारण नहीं कर सकता। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां, और जो उसके कार्य भी हैं और उसकी शक्तियां भी है। अब बात करते हैं कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। उसका गठन जो है वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत पद रखा गया है। देखो उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति के संबंध में एक परंपरा है या नियम ये कह सकते हैं कि वो किसको नियुक्त करेगा, वो उसी को नियुक्त करेगा जो संसद में, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। संसद मतलब राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में। लोकसभा में जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होगा, सिर्फ उसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल बनाएगा और उन्हीं की सलाह से राष्ट्रपति सारे काम करेंगे। यानी कि काम करने की जो मुख्य कड़ी है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या होती है। सबसे पहला कार्य होता है मंत्री परिषद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य और सबसे बड़ा कार्य भी है। प्रधानमंत्री अकेला कुछ नहीं करता, वो अपने सारे शासन को जो है कुछ विभागों में विभक्त होते हैं, उन विभागों के मंत्रियों को नियुक्त करता है। यानी मंत्री कौन कौन बनेगा, मंत्री भी जो है 3 तरह के बनते हैं, कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री, फिर उसके बाद में राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये टॉपिक जो है पहले था आपके प्रॉपर, जब मंत्रिमंडल आपके सिलेबस में कंसिस्ट था, लेकिन जब मंत्रिमंडल नहीं है तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि मंत्री परिषद जो होती है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका निर्माण प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य होता है। फिर विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन पोर्टफोलियो। विभाग क्या होते हैं भाई, किसी को गृह विभाग देना है, किसी को जो है सैन्य विभाग देना है, किसी को रक्षा विभाग देना है, किसी को विदेश विभाग देना है, वित्त विभाग देना है, किसको कौन सा विभाग देना है, या कभी कभार दिए हुए विभागों में परिवर्तन करने का काम, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब ये कार्य भी है और एट द सेम टाइम उसके अधिकार भी हैं।
फिर मंत्री परिषद का कार्य संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट। जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है, या उस बैठक में क्या मुद्दे रखे जाएंगे, क्या बात की जाएगी, या किस विषय पर वो बैठक है, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा होता है। ठीक है। फिर विभागों में समन्वय। अब देखिए विभाग अलग अलग होते हैं, एक विदेश विभाग है और रक्षा विभाग है। कई बार इन विभागों में कुछ कॉमन बातें आ जाती है, तो उन बातों को कैसे सॉल्व करना है, इस बात का निर्देश भी उन विभागों को प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। कई सारे विभाग हैं जो काम करते हैं, जैसे कि समझिए सिंचाई विभाग है। अब कोई सिंचाई परियोजना चलानी है तो उसके लिए धन जो आएगा वो वित्त विभाग से आएगा। तो क्या वित्त विभाग उसको ये वित्त देगा या नहीं देगा, या किस तरह से उसकी स्वीकृति लेनी है, ये कार्य भी प्रधानमंत्री करेगा कि उन सब विभागों में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है। फिर लोकसभा का वो नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का भी नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए लोकसभा का भी नेता जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। फिर राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। देखिए हमने जब संसद के बारे में पढ़ा था तो लोकसभा अध्यक्ष क्या था, राष्ट्रपति और संसद के बीच की कड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। कोई भी मंत्री सीधे राष्ट्रपति से संवाद नहीं करता, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही बात कर सकते हैं, या अपनी बात पहुंचाना या किसी भी चीज के तरीके से राष्ट्रपति से अगर सलाह लेनी हो या देनी हो तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही दी जाती है। फिर विभिन्न पद प्रदान करना, बेस्टोइंग वेरियस पोस्ट्स। देखिए जो पदों पर नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा की जाएगी, लेकिन किस पद पर किसे बिठाना है इसकी सलाह हमेशा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो अनौपचारिक रूप से तो ये नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही की जा रही है। तो विभिन्न पद प्रदान करना या बेस्टॉन करना उनको, ये भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जो हमने पढ़ा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन होता वही है जो बहुमत दल का नेता होता है, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। कार्य और शक्तियों में मंत्री परिषद का निर्माण करता है, उनमें अलग अलग विभागों का बंटवारा करता है, या कोई परिवर्तन चेंजेस करने हो तो वो करते हैं। फिर मंत्री परिषद का जो भी काम होता है उसका संचालन करने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा होता है। उन विभागों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा का नेता होता है और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है और विभिन्न पद प्रदान करता है। तो ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक जो बाकी रह गया है, हालांकि लगभग पूरा जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक रखा गया है, वो है न्यायाधीशों की योग्यता, कि जो भी जुडिशरी या न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए तो योग्यताएं सबसे पहली तो वही है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें उम्र वगैरह तो कोई मायने रखती नहीं है, तो उसके अलावा एक योग्यता और होनी चाहिए कि या तो वो 5 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, वर्क फॉर 5 years एज अ जज इन अ हाई कोर्ट, या तो ये हो, या फिर लगातार 10 सालों तक, अगर न्यायाधीश नहीं रहा हो तो लगातार 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट फॉर 10 consecutive years, फॉर ऑल द 10 consecutive years। तो या तो ये होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान हो, वो बहुत जो है हाई नॉलेज रखता हो कानून के संबंध में। इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। लेकिन यथास्थिति या वास्तविकता ये है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो एक सिस्टम द्वारा होती है, जिस सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। ये सामूहिकता के सिद्धांत पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। सामूहिकता मतलब वो आपस में से ही जो वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन संविधान में जो दिया गया है वो है न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में
कि न्यायाधीश में सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा या तो 5 वर्ष तक किसी राज्य के हाई कोर्ट में वहां जज का जो काम किया हुआ हो, या फिर 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, या राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान हो। ये है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। आपके जो सिलेबस है उसमें न्यायपालिका में से सिर्फ इतना सा ही टॉपिक दिया हुआ है, बाकी जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। तो इसके साथ ही ये जो 6 चैप्टर है वो खत्म होता है, जो कि केंद्र सरकार है, और सिविक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला यही चैप्टर है। टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो मैंने कहा कि अगला चैप्टर आपको इजीली समझ में तभी आ पाएगा जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके साथ ही फिर से बता दे रही हूँ कि 7 मार्क्स का है, आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। धन्यवाद।